नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनक्रैक नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइकियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप एस्पिरेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, आप सबके लिए फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज diffusely distributed within cerebral cortex, limbic system, and basal ganglia of the CNS, and plays a role in emotions, cognition, and secondary perceptions each. ऑप्शंस है हिस्टामिन, गाबा, सीरोटोनिन एंड ग्लाइसिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, लिम्बिक सिस्टम में, बेसल गैंग्लिया ऑफ द सीएनएस में। उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इमोशन में और कॉग्निशन में, और साथ ही साथ सेंसरी परसेप्शन में। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम पहले। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखा है, एज पर नीतीश हिज ग्लू इज SEH, यानी कि एस्पार्टेट, नीतीश यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक लोकल हार्मोन भी बोल सकते हैं इसको। ये क्या करते हैं? ब्लड वेसल को डायलेट करता है। हिस्टामिन, इज फॉर हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? जब भी कोई एलर्जी होती है, कोई रिएक्शन हुई है, या किसी तरह का सेलुलर इंजरी कुछ हुआ है, उस कंडीशन में हिस्टामिन जो है रिलीज होता है। और ये हिस्टामिन क्या करता है? आपकी बॉडी में पेन लेवल को किसी एक लिमिट तक कम करेगा, यानी कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं एक नेचुरल ओपियोइड का काम करता है। और ये काम करेगा हिस्टामाइन रिसेप्टर पे। दो न्यूरॉन्स हैं, एक न्यूरॉन से निकलेगा, दूसरे न्यूरॉन के हिस्टामाइन रिसेप्टर पे काम करेगा। ठीक है, फिर वहां जाकर क्या करेगा? आपके पेन को एक लेवल तक कम करेगा। और पेन आपको किसी टीसी इंजरी वगैरह से हो रहा है, उसमें ये हिस्टामाइन का रोल है। ये इसको हम नेचुरल ओपियोइड भी बोल सकते हैं। फिर होता है ग्लूटामेट, और फिर होता है ACH। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन भी आपके मेमोरी में रोल करता है, मसल एक्टिविटी में रोल करता है, यानी कि जो मसल टोन है उसमें भी रोल करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी जो लर्निंग एक्टिविटी है उसमें भी रोल करता है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गए एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी में एक और हम बोलेंगे सीरोटोनिन। अब सीरोटोनिन क्या होता है? सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका दूसरा नाम होता है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ठीक है, अब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन है, सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है एक बार देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में एक स्पेस होता है। दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होता है। दो न्यूरॉन्स आपस में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोला जाता है क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो न्यूरॉन्स के मिलने की जगह होती है सिनेप्स। जहाँ पे दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्स। उनके बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इस क्लेफ्ट के एक तरफ एक न्यूरॉन होता है, दूसरी तरफ दूसरा न्यूरॉन होता है। इसमें क्या करता है? कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास आई है, ये इन्फॉर्मेशन को एक पेप्टाइड में, यानी कि एक पेप्टाइड होगा, पेप्टाइड जैसे कि अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स को एक बोर्ड में पैक कर देगा। ठीक है, पैकेज हो गया अमीनो एसिड को, पैकेजिंग को क्या करेगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल देगा। अब ये जो बॉल है एक्चुअल में इसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये बॉल जो है इसमें इंफॉर्मेशन है, और इसी का ही नाम क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन कहाँ डालेगा? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डालेगा। ये क्लेफ्ट में क्या है? कुछ नहीं, लिक्विड होता है, पानी समझ लो आप। दो न्यूरॉन्स के बीच का खाली जगह जहाँ पानी भरा होता है, इस पानी में इसने न्यूरोट्रांसमीटर डाल दिया। फिर स्लोली ये दूसरे के पास जाएगा और ये अनपैकेजिंग होगी। यहाँ पे पैकेजिंग थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अनपैकेजिंग हो जाएगी। अभी अनपैकेजिंग यानी ये उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेगा, उसको पता चलेगा कि क्या कह रहा था ये। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ये एक अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, जब भी सीरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हमें एक असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए। असेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? असेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होता है जो हम बाहर से लेते हैं खाने के साथ। हमारी बॉडी खुद से पैदा नहीं करती है, हमें बाहर से इसका कुछ ना कुछ अमाउंट लेना पड़ता है। ये असेंशियल अमीनो एसिड होता है। अब इस असेंशियल अमीनो एसिड, उसका नाम क्या है? ट्रिप्टोफान। तो क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 तैयार हो गए अपने। ट्रिप्टोफान एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? इस एसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि ट्रिप्टोफान से बनता है 5-HT सीरोटोनिन। इससे एक और चीज बनती है जिसका नाम है मेलेटोनिन।
ठीक, अब हम देखेंगे मेलेटोनिन क्या चीज है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका सिक्रेशन जो है वो आपके पीनियल ग्लैंड से होता है। स्लीप रेगुलेट करता है, पीनियल ग्लैंड से होता है मेलेटोनिन का। ये मेलेटोनिन किससे बनता है? आपके ट्रिप्टोफान से। ट्रिप्टोफान क्या एक असेंशियल अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन हो गए। ट्रिप्टोफान पढ़ा है तो हम टायरोसिन भी पढ़ लेते हैं। टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। टायरोसिन से बनता है थायराइड हार्मोन, इससे बनता है डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। ठीक है, सबके रोल अलग अलग हैं, जब टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर हो गए। ठीक है, अब सीरोटोनिन का रोल क्या है वो हम पढ़ेंगे कि 5-HT जो है इसका रोल क्या है। सीरोटोनिन का रोल क्या है? सबसे पहले सीरोटोनिन का रोल होता है आपकी मेमोरी में। मेमोरी में, फिर लर्निंग में भी कह सकते हैं इसका रोल होता है। ठीक है, फिर होता है आपके बिहेवियर यानी आपका मूड। सीरोटोनिन के बढ़ जाने से और कम होने से आपका जो मूड है उसमें भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या होता है? आपके सीरोटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। वहीं पे अगर आप बात कर रहे हो मेनिया की या आप बात करो एंजाइटी की, तो वहां पे सीरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ये हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं हंगर की। जहां पे सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा है, इफ सीरोटोनिन इज हाई देन हंगर इज लो। हंगर इज लो का मतलब क्या है? सीरोटोनिन बढ़ेगा तो भूख कम लगेगी। मैंने हम देखते हैं पेशेंट क्या है, खा नहीं पाता है, पेशेंट का सीरोटोनिन लेवल क्या है? बढ़ा हुआ है। एंजाइटी का सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली भूख नहीं लगेगी। आपका सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो अगर इसका मतलब आपको अगर भूख लगानी है, आपको भूख नहीं लग रही, तो आप सीरोटोनिन का लेवल कम कर दो। तो सीरोटोनिन का लेवल कम नहीं हो पाता हम लोगों से, इसलिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करता है? हमें सिरप लिख के देता है, सिरप सिप्रोहेप्टाडाइन। ये जो सिप्रोहेप्टाडाइन है ये एंटी सीरोटोनिन है, ड्रग है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग जो एंटी सीरोटोनिन हो, इसमें सीरोटोनिन की कमी हो, उससे क्या होगा? आपको भूख बढ़ जाएगी। तो 5-HT का रोल हमने देख लिया, मेमोरी में है, बिहेवियर में है, मूड वगैरह में है, आपकी हंगर में है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मेमोरी में कॉग्निशन हो गया, मूड यानी इमोशंस वाला जो पार्ट है वो हो गया। ये दोनों हमने देख लिए। ठीक है, और सेंसरी परसेप्शन में भी इसका रोल है। तो इसका आंसर क्या बनता है? सीरोटोनिन बता। गाबा एक इनिबिटरी है, ग्लाइसिन एक इनिबिटरी है, हिस्टामाइन का रोल है पेन वाला, फिर बचता है आपका सीरोटोनिन। तो सही आंसर क्या हो गया? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आगे हैं तो इसी को हम एक बार वापस देख लेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम वगैरह क्या है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स यूज है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, सीएनएस। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम, देखो नर्वस सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी सेल से मिलकर बनती है। सेल्स क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती है। उत्तक, उत्तक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? 11, या उसको बोल सकते हैं 11 तंत्र हैं। उनमें से एक तंत्र कौन सा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये हम समझ गए। इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस सिस्टम इज ए सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। ठीक है, या उसमें ऐसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बने हो। ठीक है, अब यह है कि नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी का कितना परसेंट बनाता है? 3% बनाता है। 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इसका मतलब जैसे कि आप 70 किलो के हो, तो आपको जो 3% होगा वो क्या होगा? इसका वेट होगा लगभग 2.5 किलो। 2.5 किलो जो है आपका नर्वस सिस्टम का वेट होगा। और नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, सीएनएस और
पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है ऐसा नर्वस सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट हो। सेंटर में क्या होता है, आपकी बॉडी के सेंटर में क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वहां पार्ट जो पेरिफेरी में प्रेजेंट हो, जैसे कि आपकी कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि आपकी हाथों में, पैरों में, नाक की टिप पे, कान पे, गाल पे, आपके पैर के अंगूठों पे यानी कि टोज पे, फिंगर्स पे होता है, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। खुद उसके साथ साथ जो स्पाइनल नर्व्स जो पेरिफेरी में जाती है वो भी क्या होगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी आप ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टिब्रा से होकर निकलती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ब्रेन होता है, ब्रेन से जस्ट जुड़ी हुई होती है और नीचे की तरफ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। मान लो कि आपका ब्रेन है और यहाँ से ये सीधा क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रेन का ही क्या है, कंटिन्यूएशन हो गया। तो ब्रेन के यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेन है, अपना ब्रेन जो है एक हड्डी के बॉक्स में कवर रहता है जिसको अपन बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स होती है। ठीक है, 8 बोन, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड, स्पिनोइड वगैरह ऐसे करके 8 बोन्स होती है। ठीक है, इस 8 बोन में एक बोन होती है ऑक्सीपिटल। इस ऑक्सीपिटल बोन जो कि पीछे वाली बोन है, इधर वाली, इस ऑक्सीपिटल बोन के यहाँ पे एक फोरामेन होता है, फोरामेन ऑफ मैग्ना। इस फोरामेन ऑफ मैग्ना से ही क्या निकलता है, ये स्पाइनल कोड ब्रेन से कंटिन्यू होते हुए नीचे की तरफ आती है। स्पाइनल कोड के टोटल 31 पेयर्स होती है, स्पाइनल कोड से निकलती है। कितनी पेयर्स, 31 पेयर्स। किसकी, स्पाइनल नर्व्स की। ऐसा मान लो कि कुछ नर्व्स राइट में जाएगी, कुछ लेफ्ट में जाएगी, 31 इधर, 31 इधर, तो टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है जो स्पाइनल कोड से निकलती है। और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन जो है, कवरिंग जो है, वो कहीं ना कहीं हमें किससे मिलती है, एक प्रोटेक्शन हमें मिलती है बोन के स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं वर्टिब्रा। एक एडल्ट में टोटल वर्टिब्रा में कितनी बोन होती है, 26 बोन्स। ये हमें पता चल गया। अब 26 बोन्स जो है वो अलग अलग रीजन में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले आती है सर्वाइकल बोन, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर आती है आपकी थोरेक्सिक वर्टिब्रा, फिर आपकी आती है लंबर वर्टिब्रा, फिर आपकी आती है सेक्रल वर्टिब्रा, फिर आपकी आती है कॉक्सिजल। ठीक है, तो ये होती है बोन्स की। अगर मैं बात करूं और यहाँ पे मैं बात करूंगा नर्व्स की। ठीक है, तो बोन्स होती है 7, 12, 5, 1, 1, ये हो गई टोटल 26 बोन्स। अब इन्हीं सर्वाइकल, जैसे ये सर्वाइकल है 7, इनके बीच में से ही स्पाइनल नर्व्स निकलती है। तो ये कितनी निकलेगी, सर्वाइकल में से 8 स्पाइनल नर्व निकलती है, इसमें से 12, इसमें से 5, इसमें से 5, इसमें 1, ये होगी 31 पेयर्स, दोनों साइड निकलती है। स्पाइनल कोड का हमने देख लिया है कि ब्रेन जो है उसी का एक कंटिन्यूएशन स्पाइनल कोड होता है। स्पाइनल कोड कहाँ से निकलती है, कितनी पेयर्स होती है, कौन से फोरामेन से निकलती है, कौन सी बोन के फोरामेन से निकलती है, वो हमने सब देख लिया। अब हम देखने वाले हैं ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन का क्या है, देखो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म क्या है, एक्टोडर्म आपकी एक जर्म लेयर है। जर्म लेयर 3 तरह की होती है, वो हमने पढ़ा होगा। कौन कौन सी होती है, एंडो, मीजो और एक्टोडर्म होती है। एंडो, मीजो और एक्टोडर्म होगी। इस एक्टोडर्म से किसका डेवलपमेंट होता है, ब्रेन का। और एक्टोडर्म से डेवलपमेंट होता है स्पाइनल कोड का, और होता है टूथ का, आपको जो दांत हैं उनका होता है। उसके साथ होता है रेटिना का। देखो रेटिना प्रेजेंट तो होती है आई में, ठीक है, बट ये पार्ट है किसका, पार्ट है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। रेटिना का डेवलपमेंट कब होता है, जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, उसी ब्रेन के स्ट्रक्चर से ही निकलती है रेटिना और रेटिना बन जाती है। ठीक है, तो रेटिना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एक्टोडर्म से बनती है। एक्टोडर्म से क्या क्या बना है, स्पाइनल कोड बना है, ब्रेन बना है, टूथ बना है और रेटिना बना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार। जब ब्रेन बनता है एक्टोडर्म से, तो एक्टोडर्म ब्रेन बनने से पहले 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होने से पहले 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होती है। वो किस किस में थी वो हम देखेंगे। वो होती है प्रोजेंसिफेलॉन, मेसेंसिफेलॉन और रोम्बेनसिफेलॉन।
प्रोजेन, प्रो का मतलब होता है पहले यानी फोर यानी फ्रंट, जो फ्रंट पे खड़ा हो वो प्रोजेन। सिफिलोन का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम, या आप कह सकते हैं ब्रेन। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वर्ड है वो सिफिलोन है। प्रो यानी पहले, मिजेन यानी मिड में, रोम्बेन यानी हिडन, जो लास्ट में आता हो, जो छुपा हुआ हो, जो हिडन में हो। ठीक है, तो प्रोजेन सिफिलोन से क्या बनता है? प्रोजेन सिफिलोन से बनता है डायन सिफिलोन और टेलन सिफिलोन। डायन सिफिलोन बनाता है आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और मेटाथैलेमस। टेलन सिफिलोन आपका बनाता है ब्रेन, सॉरी कॉर्टेक्स, सेरिबेरम, ज्यादा सही वर्ड है सेरिबेरम। ठीक है, तो हमने देखा प्रोजेन सिफिलोन जो कि प्रो यानी पहले यानी फ्रंट है, फ्रंट पार्ट जो बनाएगा, फ्रंट जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? टेलन सिफिलोन और डायन सिफिलोन। डायन सिफिलोन से बनता है थैलेमस। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस, ये सब किसके पार्ट है? जितने भी थैलेमस है वो सब डायन सिफिलोन के पार्ट है, ऑल थैलेमस। ठीक है, और ऐसा है कि सेरिब्रम किसका पार्ट है? तो टेलेंसिफिलोन का पार्ट है। टेलेंसिफिलोन का क्या पार्ट है? सेरिब्रम पार्ट है। तो प्रोजेन हो गया, प्रोजेन से क्या बन गया है? डायेंसिफिलोन और टेलेंसिफिलोन। टेलेंट जो आपका बनाता है टैलेंट, टैलेंट होता है आपके सेरिब्रम में। जब सेरिब्रम के हम लोब्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि टैलेंट, टैलेंट वर्ड क्यों आया है। ठीक है, और डाइएन का मतलब हो गया कि थैलेमस, जितने भी थैलेमस सभी, ये एग्जाम में आता है। फिर आता है मेजेंसिफिलोन। मेजेंसिफिलोन बनाता है आपका मिड ब्रेन। रोम्बेंसिफिलोन, रोम्बेंसिफिलोन भी दो में डिवाइड होता है। रोम्बेंसिफिलोन आगे जाके दो में डिवाइड होता है। पहले एक्टोडर्म हुआ, एक्टोडर्म से तीन लेयर बनी, प्रोजेन, मीजेन, रोम्बेन। प्रोजेन दो में डिवाइड हुआ, मीजेन सीधा मिड ब्रेन बना दिया, रोम्बेन वापस दो में डिवाइड हुआ, मिटेंसिफिलोन और माइलेंसिफिलोन। देखो माइलिन वर्ड होता है स्पाइनल कोड के लिए, और मैंने कहा कि स्पाइनल कोड ब्रेन का ही कंटिन्यूएशन है, यानी ब्रेन के ही किसी पार्ट का कंटिन्यूएशन होगा। तो ब्रेन के कौन से पार्ट का कंटिन्यूएशन होता है? ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ब्रेन का जो मेडुला ओब्लोंगेटा है उसी को अगर मैं खींच के लंबा वर्टिब्रा के अंदर से निकाल दूं तो वो क्या बन गया? स्पाइनल कोड बन गया। तो स्पाइनल कोड कहीं ना कहीं क्या है? एक एक्सटेंशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है, ये हम समझ गए ना। तो इसका मतलब माइलेंसिफिलोन वर्ड जो होता है वो वर्ड होता है स्पाइनल कोड के लिए, और स्पाइनल कोड किसका पार्ट है? मेडुला ओब्लोंगेटा। यानी कि माइलेंसिफिलोन में दोनों आएगी, स्पाइनल कोड भी आएगा और मेडुला ओब्लोंगेटा का। दोनों का निर्माण किसमें होता है? माइलेंसिफिलोन में दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब आपने एक वर्ड पढ़ा होगा माइलाइट, माइलिनाइटिस। ठीक है, माइलिनाइटिस ये क्या होता है? माइलिनाइटिस, माइलिन वर्ड यहाँ पे स्पाइनल कोड के लिए, तो माइलिनाइटिस यानी इंफ्लामेशन ऑफ स्पाइनल कोड। ये समझ गए? ठीक है, ये सब हम समझ गए सेरिब्रम क्या है। अब हम वो देख लेंगे सेरिब्रम कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, सेरिब्रम क्या होता है। ये एक डायग्राम है यहाँ पे सेरिब्रम का। इसमें देख रहे हैं कि सेरिब्रम जो है, ये हिस्सा जो है ये सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम के दो हिस्से हैं, एक राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, आधा गोला, राइट आधा गोला और लेफ्ट आधा गोला, दो पार्ट हो गए, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। गायरी का मतलब क्या? एक फोल्ड, ये एक फोल्ड जो है, इस फोल्ड को पूरे को क्या बोलेंगे? गायरी बोलेंगे। ठीक है, इसके बीच में ये जो हल्का सा पार्ट दिख रहा है इधर वाला, जो वी टाइप का दिख रहा है, वी शेप का, इसको बोला जाता है सल्काई। ठीक है, सल्काई किसको बोलते हैं? जो वी शेप का दिख रहा है और जो पूरा फोल्ड है, इस पूरे फोल्ड वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम गायरी। और जो शेप इसमें ये वी कट का दिख रहा है उसको हम बोलेंगे सल्काई। जो सेलो ग्रूव दिख रहा है उसको सल्काई बोलेंगे। ये हम समझ गए। सेरिब्रम दो पार्ट में है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अब ये लेफ्ट और राइट कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, और तो कहीं ना कहीं इसको कोई सेपरेट भी कर रहा होगा, ये तो कर रहा है ज्वाइन, दोनों को जोड़ता है। सेपरेट करने वाले का नाम है टेंटोरियम सेरिब्राई। टेंटोरियम सेरिबेलाई ये क्या करता है? सेपरेट करता है दोनों हेमिस्फीयर को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है टेंटोरियम सेरिबेलाई का, और कॉर्पस कैलोसम का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या होता है? देखो टेंटोरियम नाम से पता चल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका शेप कैसा हो? टेंट जैसा हो। टेंट यानी जैसे ऐसा शेप हो। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ऐसा शेप
कहाँ पे आएगा? ब्रेन की हमने मेनिंजेस पढ़ी है। मेनिंजेस यानी जो ऐसी लेयर्स जो ब्रेन को कवर करती है, वो हमने पढ़ा। अगर हम इनर मोस्ट की बात करें तो पाया मैटर, फिर आती है एरेक्नोइड मैटर, फिर आती है आपकी ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो सबसे आउटर है और सबसे टफ है, मतलब बहुत मजबूत है, काफी टफ है और आउटर मोस्ट है। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर जो है वो टफ है और आउटर मोस्ट है। यही ड्यूरा मैटर क्या करती है, ब्रेन के अंदर जब ब्रेन की कवरिंग कर रही होती है तो इसका पार्ट जो है ब्रेन के इस हिस्से में जाता है, दो सेरिब्रम के बीच में जाता है और एक टेंट नुमा स्ट्रक्चर बनाता है और उन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, और उस पार्ट को हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई, सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई। ठीक है, और इसका हम बात करते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई। अब हम बात करते हैं लोब्स की, तो सेरिब्रम के जो लोब्स हैं उनकी बात करेंगे। तो लोब्स कौन कौन से? मान लो ये सेरिब्रम का स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है। 4 लोब की बात कर रहे हैं। तो सेरिब्रम में कितने लोब हो गए? 4 लोब्स हो गए। क्वेश्चन आएगा कितने लोब हो गए? तो 4 लोब हो गए। पहले बात करेंगे फ्रंटल की, फिर बात करेंगे पैराइटल की, फिर हम बात करेंगे टेम्पोरल की, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल की कि ये इनके क्या क्या रोल है वो हम देखेंगे। फ्रंटल, फ्रंटल यानी ललाट, जो आपके हेड पर है, जो सामने से जो माथा दिखता है उसको बोला जाएगा फ्रंटल। अगर आपके सामने कोई आदमी आ रहा है तो उसका फ्रंट क्या रहेगा, उसके सिर का फ्रंट क्या रहेगा? तो ललाट हमें दिखेगी। और ललाट किसकी चमकती है? जो कि अति बुद्धिशाली हो, जो इंटेलेक्चुअल पावर जिसका ज्यादा हो, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्चुअल सीट है या इंटेलेक्चुअल पावर की बात करता है। तो सेरिब्रम जो है इंटेलेक्चुअल सीट ऑफ द ब्रेन है। इसका जो फ्रंटल बोन है, फ्रंटल लोब है इसका, उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल पावर्स रहती है। साथ ही साथ उनकी स्पीच भी काफी अच्छी जाती थी स्वामी विवेकानंद जी की। तो इनका स्पीच वाला जो पार्ट है जिसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं, ब्रोकाज एरिया जिसको बोलते हैं, वो भी इसी का ही पार्ट है। पेराइटल, पेराइटल को कैसे समझेंगे? मान लो एक आदमी खड़ा है, उसके पास एक पेड़ है, इस पेड़ पे है नारियल। ये नारियल अगर उसके सिर पे गिरेगा तो सबसे पहले उसको फील होगा टच, फिर उसको फील होगा प्रेशर, फिर उसको लगेगा पेन, फिर उसको लगेगा टेम्परेचर। ठीक है, आदमी क्या करेगा? टच फील होगा, फिर और लगेगा तो प्रेशर, फिर पेन होगा। जब वो हाथ लगाएगा तो उसको वहां पे गर्म फील होगा। यानी कि जो आपका पेराइटल लोब है वो आपका टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, या आप कह सकते हैं कि उसका काम ये है इन चीजों को देखना। फिर टेम्पोरल का काम क्या होता है? टेम्पोरल का होता है कान के पास, यानी कि ईएनटी डिपार्टमेंट इसको हम कह सकते हैं। ये आपका हियरिंग वाला पार्ट है, ये लोग जो हियरिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ, हम बोलते हैं कई बार मूवीज देखते हैं या हम लोग एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक चोर है, उसके पीछे पुलिस भाग रहा है, उसने पीछे कुछ मारा, उसके नारियल से मारा हो, पत्थर मारा हो, कुछ भी मारा, तो उसको दिखते हैं तारे। ठीक है, इसका मतलब ये ऑक्सीपिटल, अगर मैं पीछे मारूंगा अगर आपको तारे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये आपके किस से रिलेटेड है? विजुअल फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सभी लोग का, हम आराम से बता सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। ये हमने देख लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स देख लिया, न्यूरोट्रांसमीटर देख लिया, लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया देख लेते हैं। 2 मिनट का काम है। लिम्बिक सिस्टम, देखो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम जो है आपका, इसको हम बोल सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम का हाथ आपके इमोशंस में होता है, यानी ये एक आपका इमोशनल ब्रेन है। और मैंने कहा क्योंकि इसका हाथ होता है तो इसके पार्ट्स के नाम भी कुछ इस तरीके से हैं। हाथ, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला, थैलेमस, हिपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस ये आपकी बॉडी का जो सेक्स ड्राइव है, हंगर है, स्लीप है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है, आपका जो बिहेवियर है, उनको कंट्रोल करता है। अमेगडेला, अमेगडेला का एक कहता है कि एंगर के लिए, एंगर है तो फियर भी होगा, एंगर फियर जैसी इमोशंस को कंट्रोल करता है। थैलेमस, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस आपका होता है रिले सेंटर,
किसका रिले सेंटर, जो सेंसरी स्टिमुलाई आती है ब्रेन ब्रेन के अंदर, वो पहले थैलेमस में रुकेगी, फिर ही आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर होता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का रोल होता है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, हिपोकैम्पस ब्रेन का वहां पार्ट है, ये सेरिब्रम कॉर्टेक्स में लगभग सब मिल जाएगा आपको, सभी पार्ट्स। हिपोकैम्पस ब्रेन का वहां पार्ट है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रोल करता है। साथ ही साथ ये आपको क्या करता है, नेविगेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम कई बार रास्ता खो जाते हैं, हमें रास्ता कैसे याद रहता है, हमें इस गली में जाना है, हाँ यहाँ पे है वैसे। तो उसमें हिपोकैम्पस का रोल है। आपके पास कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने किसी क्वेश्चन को अभी याद किया, आपने ये सब अभी पढ़ा, तो अभी आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद करना चाहते हो, आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। फिर हिपोकैम्पस क्या करेगा, आपको उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देगा। हिपोकैम्पस का ये रोल है। अब हिपोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट है जो वापस रीजनरेट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर माइटोसिस की कैपेसिटी पाई जाती है। माइटोसिस क्या होता है, समसूत्री प्रकार का विभाजन। ठीक है, तो माइटोसिस की अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है, इसका मतलब वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, वापस बना सकता है। इसलिए एल्डर लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े एज के ओल्ड एज लोग होते हैं, उनके अंदर हिपोकैम्पस अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी अच्छी रहती है। ये हो गया अपना लिम्बिक सिस्टम। अब हम बात करेंगे बेसल गैंग्लिया या बेसल न्यूक्लियाई। देखो, न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियाई का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व्स। अगर मैं बहुत सारे न्यूरॉन्स लेके आऊं, उनका अगर मैं गुच्छा बना दूं, उस गुच्छे को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियाई या गैंग्लिया। न्यूक्लियाई वर्ड यूज करेंगे जब सीएनएस में हो, और गैंग्लिया वर्ड यूज करेंगे जब पीएनएस में हो। पर आजकल न्यूक्लियाई वर्ड ही यूज करते हैं, गैंग्लिया को बहुत कम यूज किया जाता है। तो सीएनएस पीएनएस जैसा अब कुछ ऐसा रोल नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया का काम होता है आपकी मोटर एक्टिविटी को मेंटेन करना। मोटर एक्टिविटी, आपकी लर्निंग करना। अगर आपका बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए, बेसल गैंग्लिया अगर आपका डैमेज हो जाए या बेसल न्यूक्लिया डैमेज हो गया, उस कंडीशन में आपकी मोटर एक्टिविटी इंपेयर्ड हो जाती है और आपको पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती है। पार्किंसन होता है डोपामाइन की कमी से। अगर किसी बॉडी के अंदर आप डोपामाइन कम कर दो किसी की बॉडी में, तो उसके अंदर पार्किंसन के सिम्टम्स देखने मिल जाएंगे। ये हो गया लिम्बिक सिस्टम, हो गया सेरेब्रम कॉर्टेक्स वगैरह सब हमने समझ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड नर्स। पेशेंट कह रहा है आई हैव डन समथिंग ऑफुल, नर्स कह रही है आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इट इज ओके टू डिस्कस इट विथ मी। Which one of the following verbal communication techniques is being used by the nurse? Options क्या है, acceptance, confrontation, reflection and validation। क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, बड़ा क्वेश्चन देख के आराम से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपके पास काफी कम टाइम है, तो उसको हम शॉर्टकट कीज हम सीखेंगे साथ में। क्या है, सबसे पहले बोल रहा है कम्युनिकेशन किसके बीच में, बिटवीन अ नर्स एंड पेशेंट। पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इसमें पेशेंट ने बोला कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, नर्स ने कहा है कि ओके मैं सुनना चाहूंगी, मुझे अच्छा लगेगा सुन के, तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, इट इज ओके टू डिस्कस विथ मी। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सेप्टेंस है। कैसे है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि बीइंग नॉन जजमेंटल। ठीक है, प्लस आप एक्नोलेज कर रहे हो उसकी बातों को, या उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, या एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को कि जो भी ये कहना चाहता है उसको मुझे सुनना है, चाहे वो बात कैसी भी हो। तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके लिए कैसा एनवायरमेंट रहेगा, फियरलेस एनवायरमेंट रहेगा, वो अपने आप को बता पाएगा। ठीक है, पेशेंट क्या करेगा, बोलेगा, वेंटिलेट करेगा कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो नर्स ने उसकी बात को माना है, उसको सुना है, उसको उसके अंदर का जो फियर है उसको हटा दे, उसको लगा हाँ मुझे इसको बता सकता हूँ मैं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड भी है, और साथ ही साथ ये मुझे आश्वासन दे रही है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कि हाँ तुम ऐसा डिस्कस कर सकते हो। तो आदमी क्या करेगा, उसको बताएगा। तो एक्सेप्टेंस इसका फॉर्म आंसर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंटेशन, रिफ्लेक्शन और वैलिडेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है, कन्फ्रंटेशन का मतलब ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, मान लो उसका नाम है दीपक। ठीक है, उस दीपक ने मुझे कहा कि मैंने चाय छोड़ दी है। फिर मैंने उससे थोड़ा और डिस्कस किया, तो उसने बोला यार मैंने तो कल रात को 1 कप पी थी, ज्यादा नहीं पी चाय। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उसको पॉइंट आउट करूंगा कि भाई तेरी थॉट अलग है, तेरी थॉट है चाय छोड़ने की, ठीक है, और तेरा जो बिहेवियर है वो अलग है। तेरी थॉट है चाय छोड़ने की, और बिहेवियर जो है, इन दोनों में क्या देखने को मिल रही है मुझे, इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है।
मैं उसको उसी की बात को कन्फ्रंट करवाऊंगा कि तू देख यार, तू क्या कह रहा है, तू कह तो रहा है कि मैंने चाय छोड़ दी है, फिर तू कह रहा है कि मैंने कल 1 कप पी ली थी चाय, इसका मतलब क्या है, तेरा थॉट और बिहेवियर दोनों अलग अलग है, तू इनकंसिस्टेंट है। मैं उसको पॉइंट आउट करके बताना, यानी ये पॉइंट आउट जेंटली करना है, गुस्सा करके या चिल्ला के नहीं करना है, तो जेंटली पॉइंट आउट करना, उसी की बिहेवियर और थॉट के बीच में इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, सॉरी कन्फ्रंटेशन। अब आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में सीधा एक मतलब है रिफ्लेक्ट, यानी कोई चीज आपके पास आई है, आपने उसको उसी रूप में फेंक दिया, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, सनलाइट जैसे आती है, कांच से टकराती है, पानी से टकराती है, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, पेशेंट आएगा नर्स के पास, अपने कुछ प्रॉब्लम बताएगा, वो बोलेगा कि आई फील लाइक नो बडी केयर्स अबाउट मी, या बोलेगा कि मुझे लगता है कि मुझे फील होता है ऐसा कि कोई मेरे बारे में केयर नहीं करता। तो नर्स इसमें ऐसा नहीं बोलेगी कि हाँ तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी केयर नहीं करता, इसी बात को थोड़ा दूसरे तरीके से बोलेगी। कैसे बोलेगी कि आई नो हाउ इट फील्स। तो पेशेंट को क्या लगेगा, पेशेंट दुखी है, उसने बोला मुझे कोई केयर नहीं करता, नो बडी केयर्स, ये नो वन केयर, इसने इसको बोला, नर्स ने वापस इसको ये बोला, इसका मतलब उसने उसी की बात को वापस रिफ्लेक्ट किया है ऐसा। तो पेशेंट और नर्स के बीच में एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, तो पेशेंट अपने आप को और बोलेगा कि हाँ हाँ मैडम ऐसा हुआ है, सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में ये फायदा, ये भी एक तरीके से क्या वर्बल कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी आपकी, रिफ्लेक्शन में होगा। फिर लास्ट ऑप्शन है इसका वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होगा, वैलिडेशन में भी ऐसा ही कुछ है, वो अपने इमोशंस लेके आएगा, इमोशंस लेके आएगा, वो आपको कुछ इमोशंस आपकी बताएगा और आप उसको वैलिड करोगे। वो बोलेगा कि जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप उसकी बात को बिना ज्यादा उसको बोले आप उसको समझ रहे हो कि यार इसको या तो पैसों का इश्यू होगा या पढ़ाई का इश्यू होगा, तो आपने इनडायरेक्टली बोलोगे कि हाँ यार कई बार पढ़ाई अच्छी नहीं होती या पैसों की कमी होती है तो थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। फिर वो इन पॉइंट्स आपने उसको पॉइंट दिए, ठीक है, अब उसको लगेगा हाँ यार ये मेरी बात को समझ रहा है, वैलिड कर रहा है, तो वो वापिस आपको और पॉइंट बोलेगा कि ऐसा 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 हो रहा है, यानी आपने उसकी बात को वैलिड करने के लिए कुछ पॉइंट दे दिया आपने, ठीक है, ये वैलिडेशन हो गया। तो वैसे इसका आंसर क्या है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस अकर इन विच स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल। ऑप्शंस हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप स्टेज 1, फिर है स्टेज 2, देन है स्टेज 4। ठीक है, आप एग्जाम में आ गए हो, आपको ने कभी नहीं पढ़ा, आपने स्लीप साइकिल कभी नहीं पढ़ी, पर आपको एन्यूरेसिस का मतलब पता है, स्लीप वॉकिंग का मतलब पता है। स्लीप वॉकिंग नाम से ही पता चले जो रात रात को क्या करे वो चले। एन्यूरेसिस मतलब एक तरीके से बेड वेटिंग हो गया। बेड वेटिंग कब होगा, जैसे आप 20 साल के हो फिर भी आप बेड वेटिंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या, आपका कंट्रोल नहीं रह रहा है, आपके जो भी ब्लडर बाउल कंट्रोल आपका ढंग से नहीं रह पा रहा। वो कब नहीं रह पाएगा, जब आप कॉन्शियस नहीं हो या फिर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तभी तो आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप क्या कर दोगे, तुरंत ही यूरेसिस कर दोगे। अगर एनयूरेसिस हो रहा है मतलब बेड वेटिंग आप कर रहे हो रात में सोते हुए, क्योंकि ये स्लीप साइकिल से रिलेटेड है, तो सोते हुए आपने क्या किया, बेड वेटिंग कर दी है। तो ये कौन सी स्टेज में होगा, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप दिमाग लगाओ कि यार कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 4, लास्ट में स्टेज 4 ही आने वाली है, तो अपना एक ऑप्शन तो ये बनता है स्टेज 4। फिर आता है यार रैम क्या चीज है, हमें ये भी नहीं पता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि रैम क्या होती है। रैम का फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या होता है कि इन्फेंट जो होता है, मान लो वो 6 घंटे सोता है, 6 आवर्स वो स्लीप लेता है, तो उसका जो 50% जो होता है स्लीप का वो होता है रैम स्लीप। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन अगर रैम स्लीप में है, तो उसको क्या होता है, विविड ड्रीम्स आते हैं, अजीब से ड्रीम्स आते हैं। उन ड्रीम्स आने की वजह से उसको क्या होता है, पसीना आता है, कई बार हो सकता है उसको स्वेटिंग हो सकता है उसकी हार्ट रेट बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और रैम जो हमने देखा कि भाई बच्चा जो है, इन्फेंट है, उसके 6 घंटे की स्लीप में अगर 50% रैम स्लीप है, तो इसका मतलब क्या होगा, अडल्ट होने के साथ साथ रैम स्लीप का जो टाइमिंग है वो कम होता रहता है। अगर एक अडल्ट 6 से 8 घंटे सो रहा है, 6 से 8 घंटे सो रहा है, तो उसके अंदर लगभग 90 to 120 मिनट्स यानी कि 1.5 से 2 घंटा तक क्या रहेगा, रैम स्लीप रहेगा। बाकी यार जो है उसका ये टोटल टोटल स्लीप ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, तो रैम स्लीप में क्या होता है, रैम स्लीप का जो आदमी होता है उसको विविड ड्रीम्स आते हैं, अजीब से ड्रीम्स आते हैं। इन ड्रीम्स की वजह से उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। यूजुअली स्लीप में क्या होता है कि हार्ट रेट कम होती है, पेशेंट का टेम्परेचर जो है
वो भी थोड़ा स्लो होता है, बॉडी रेस्ट में चली जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है, तो नॉर्मल स्लीप में होता है। रैपिड आई मूवमेंट के अंदर क्या होगा, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो और ये रैपिड आई मूवमेंट क्यों बोलते हैं इसको, रैपिड आई मूवमेंट इसलिए बोलते हैं कि उस व्यक्ति का जो आईलिड है वो तो रहेगा क्लोज ड्यूरिंग स्लीप, पर उस आईलिड के अंदर हम देख सकते हैं कि आई मूवमेंट रहेगा, हमें दिखेगा कि आंखें आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहा है, इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। तो ऐसा व्यक्ति का अगर मैं ईईजी करूंगा, जिसकी आंखें हिल रही हो, जिसको ड्रीम्स आ रहे हो, जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही हो, जिसको हार्ट रेट बढ़ रहा हो, तो उसकी ईईजी ईईजी कैसी आएगी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी आएगी, सेम एज अवेकन पर्सन। यानी कि मैं सो रहा हूं पर मैं रैम स्टेज में हूं और मेरा फ्रेंड जगा हुआ है, नॉर्मल बैठा है, और हम दोनों की ईईजी करोगे तो दोनों की ईईजी सेम आएगी, फिर चाहे वो आदमी सो रहा हो या वो जगा हुआ हो, अगर वो रैम स्टेज में है। वहीं पे अगर वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में यानी NREM स्टेज में है, तो उसकी ईईजी एक्चुअल में जो स्लीप होती है वो वाली आएगी। तो NREM जो होती है वो 4 स्टेज में हम पढ़ते हैं, स्टेज 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट स्टेज में जो होते हैं आदमी पूरा सोता नहीं है, आप जैसे बेड पे गए, आप लेटे, आप लेटते ही आपकी दिमाग क्या होगा, शांत होगा, पहले थोड़ा थॉट्स आना कम होंगे, आप एकदम से आपको नींद तो नहीं आ जाएगी, आपको अगर कोई उठाएगा तो आप इजीली क्या उड़ जाओगे। ये फेज होती है 1 to 7 मिनट्स। फिर आती है लाइट स्लीप फेज यानी सेकेंड फेज। इसमें क्या हुआ, आपको हल्की सी नींद आना शुरू होगी, यानी कि ये क्या एक ट्रू फेज है किसकी, स्लीप की, कि एक्चुअल में आपको नींद आना कहाँ शुरू होती है, स्टेज सेकंड में शुरू होती है। लाइट स्लीप के अंदर क्या होगा, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, पर ड्रीम्स जो है उसके कुछ कुछ टुकड़ों में आएगा, जैसे कि फ्रेगमेंटेड, जिसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेड ड्रीम्स। ठीक है, आपको एकदम डीप स्लीप नहीं है, पर अगर मैं आपके पास आकर आपको फिजिकली कुछ हिलाऊंगा या उठाने की कोशिश करूंगा तो आप उठ जाओगे। तो स्टेज 1 में क्या है, कोई स्लीप नहीं है, स्टेज 2 में लाइट स्लीप है। ठीक है, कुछ स्लीप आ जाती है, इसलिए को ट्रू फेज स्लीप, ट्रू फेज ऑफ स्लीप साइकिल भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या ड्रीम्स आएंगे बट फ्रेगमेंटेड आएंगे। फिर आती है आपकी मॉडरेट डीप स्लीप, फिर आती है आपकी डीप स्लीप। मॉडरेट डीप स्लीप में क्या होगा, आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, आपकी बीपी भी थोड़ी कम हो जाएगी, आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपकी बॉडी रेस्ट में चली जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये चीजें वापस और कम हो जाएगी डीप स्लीप के अंदर। और इसी फेज में हमें देखने को मिलेगी स्लीप वॉक और एनयूरेसिस। ठीक है, तो REM समझ गए, NREM समझ गए, स्लीप साइकिल समझ गए, चारों स्टेप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। लिस्ट फर्स्ट में कुछ ड्रग्स दे रखी, लिस्ट 2 में उनकी क्लासिफिकेशन लिखेगा, हमें दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोराजेपम, जोल्पिडेम, रेमेल्टन, हाइड्रोक्सीजन। लिस्ट सेकंड में एंटीहिस्टामिन, मिलेटोनर्जिक हिप्नोटिक्स, बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स और बेंजोडाइजेपिन। पहला था नॉन बेंजोडाइजेपिन और ये बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। तो बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स क्या होता है, इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले जो कॉमन हम सुनते हैं, एल्प्रेक्स यानी एल्प्राजोलम, डाइजेपाम, लोराजेपाम, फ्लूराजेपाम, जो भी जेपाम है वो सब इसमें आ जाएंगे। अब डाइजेपाम और लोराजेपाम, इसमें क्या होता है, अगर इनको आईवी दिया जाए तो बीपी क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। डाइजेपाम और लोराजेपाम में आईवी देने पर बीपी फॉल हो जाती है। तो यार ऐसे पेशेंट जिनको डाइजेपाम और लोराजेपाम आईवी चल रहा है, उनके क्या करते हैं, बीपी मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलरली। क्वेश्चन आ सकता है कि नर्सिंग रोल क्या होगा, तो बीपी मॉनिटरिंग वाला हो गया लोराजेपाम और डाइजेपाम में। अब सवाल आता है कि लोराजेपाम जो है ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, स्टेटस एपिलेप्टिकस में। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। अगर आपको सवाल आ गया उसमें पूछा कि इनमें से कौन सी इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, अगर 3 उसमें इमरजेंसी कंडीशन दे रखी होगी, तो अगर आपने स्टेटस एपिलेप्टिकस का नाम सुना होगा तो आपको पता रहेगा कि ये तो इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको हेल्प मिलेगी इस आंसर को सही करने में। क्वेश्चन आ गया कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए, सीधा सा जवाब है लोराजेपाम। आईवी देते हैं, आईवी देते हैं 2-2 mg की डोज में, रेगुलर रिपीट करनी पड़ती है, रिपीटेडली देनी पड़ती है जब तक कि वो पेशेंट ठीक ना हो जाए। स्टेटस एपिलेप्टिकस में, स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, एक कंटिन्यूअस एपिलेप्सी,
कंटिन्यूस एपिलेप्सी, इसमें कोई विथ नो ब्रेक, इसमें किसी तरह का ब्रेक नहीं होता, पेशेंट कॉन्शियस होता ही नहीं, पेशेंट लगातार एपिलेप्सी खाया जा रहा है, एपिलेप्सी पे एपिलेप्सी ले रहा है, तो ऐसे पेशेंट आपके पास आता है, उसके एयरवे वगैरह सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उसको इंजरी हो जाए, उसकी डेथ भी हो जाए, वो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाए, पेशेंट को ब्रेन इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को लोराजेपाम देते हैं, IV 2 mg रिपीटेडली देते हैं ताकि उस पेशेंट का स्टेटस एपिलेप्टिकस ठीक हो जाए, ठीक है। और बीपी मॉनिटरिंग वाला किस में था, डायजेपाम और लोराजेपाम में था, वो हमने समझ लिया। एल्पेजोलम नॉर्मली हम खाते हैं जिनको नींद वगैरह नहीं आती देते हैं। अब आपने देखा होगा एल्प्राजोलम वगैरह या डायजेपाम ये बहुत ही लॉन्ग टर्म तक लोग लेते भी हैं। एल्प्राजोलम तो आजकल लगभग ओल्ड एज में हर कोई लेता है, तो एल्प्राजोलम हर कोई ले सकता है, इसका मतलब क्या है, उसके साइड इफेक्ट कम है, तभी तो हम हर किसी को देते हैं। तो इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को कम मिलता है, बीपी फॉल होने की जो रिस्क वगैरह ये सब कम देखने को मिलती है। पेशेंट अगर 10 दिन एल्प्राजोलम खा लेगा, 11वें दिन 12वें दिन नहीं खाएगा, तो उसको ऐसा नहीं है कि कुछ विड्रोवल सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। और सुबह अगर मान लो आप एल्प्राजोलम खा के सो गए, तो सुबह उठोगे तो आपको हैवीनेस वगैरह नहीं लगेगा हेड के अंदर, तो इसलिए हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स को प्रीफर करते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन्स का इसका आंसर हो गया ए का 4, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स, ये भी सेम काम करती है, वही हिप्नोटिक्स वाला सब कुछ। इसका एग्जांपल आता है रेमेल्टन, नहीं रेमेल्टन तो इसका आंसर है, हाँ इसका आंसर है जोल्पिडेम, थर्ड का आंसर क्या है, जोल्पिडेम है। तो जोल्पिडेम किसका आंसर है, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। अब रेमिल्टन क्या है, रेमिल्टन है मिलेटोनर्जिक, मिलेटोनर्जिक हिप्नोटिक्स कौन सी होती है, जो मेलेटोनिन के बेसिस पे काम करती है। मेलेटोनिन हमने पढ़ा था पीनियल ग्लैंड से निकलता है, स्लीप रेगुलेट करता है, इसी मेलेटोनिन का एक सिंथेटिक फॉर्म क्या रेमिल्टन है, ये अभी नया आया है, इसका 8 mg डोज होता है, इसको सोने से आधे घंटे पहले देते हैं पेशेंट को ताकि उसको नींद वगैरह अच्छे से आ जाए, इसका भी कोई ज्यादा साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। अब हाइड्रोक्सीजिन क्या चीज है, हाइड्रोक्सीजिन जो है ये एक एंटी हिस्टामिन है, एंटी हिस्टामिन कौन सी होती है, जो हिस्टामिन रिसेप्टर पे काम करे, ठीक है, हिस्टामिन रिसेप्टर पे काम करती है, इसलिए ये क्या करती है, प्लूराइटिस को कम करती है, साथ ही साथ इसको एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, और साथ ही साथ ये हिप्नोटिक प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। एक हमने पढ़ा है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है, पेंटोप्रेजोल वगैरह, ठीक है, वो जो पेंटोप आती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक HCl को कम करती है, ठीक है। और ये हो गई अपनी H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, कौन सी, हाइड्रोक्सीजन। तो चारों का हमने देख लिया, अब हम इनका आंसर देखेंगे, आंसर क्या रहेगा, देखो डी का आंसर है 1, डी का 1 इधर है, सी का आंसर है 2, सी का आंसर 2 इधर है, दोनों मैच हो गए, डी का 1 सी का 2 इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, सी का आंसर ये भी कर सकते हैं। और पूरा चेक करना चाहो तो जोल्पिडेम का आंसर है नॉन बेंजोडाइजेपिन्स और फ्लोराजेपाम का आंसर है बेंजोडाइजेपिन्स। तो सही आंसर हो गया आपका ए, ए इज करेक्ट, ए बराबर करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है, all of the following symptoms present in a patient since last 2 weeks are indicative of major depressive disorder except ऑप्शन है डिप्रेस्ड मूड, मार्कली डिमिनिश इंटरेस्ट, तीस ऑप्शन है कैटाटोनिक बिहेवियर, चौथा है फटीग। तो सीधा सा आंसर है कैटाटोनिक बिहेवियर। कैटाटोनिक बिहेवियर हमें किस में देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि एक साइकोटिक कंडीशन है उसमें, ठीक है। अब कोई आदमी है जिसको डिप्रेशन, उसके अंदर क्या रहेगा, हम देखते हैं कि पूरे दिन सैड रहता है, डिप्रेस्ड मूड रहता है, एक्टिविटी लेवल कैसा रहेगा, कम रहेगा, इंटरेस्ट चीजों में रहेगा, नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, मूड कैसा रहेगा, डिप्रेस रहेगा, सैड रहेगा, एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, हंगर हंगर भी कम हो जाएगी, ड्रेसिंग वगैरह जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वगैरह वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी सिम्टम्स मैं बोल रहा हूँ इनको बोला जाता है मिलेनकोलिया। तो मिलेनकोलिया क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिम्टम है, यानी जिसमें सोमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलता है या सोमेटिक सिंड्रोम। तो मिलेनकोलिया को बोला जाता है सोमेटिक सिंड्रोम या सोमेटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में मिलेनकोलिया देखने को मिलता है, मिलेनकोलिया में सैड मूड, डिप्रेस्ड मूड, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, लो इंटरेस्ट, लो हंगर, ये सब देखने को मिलता है। और साथ साथ हेडेक, बॉडी एक ये भी देखने को मिलेगा।
तो ये सब सिम्टम्स जो है, जो डिप्रेशन में नॉर्मली हमें पता है, वो सब उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, मेलेंकोली, एक तरीके से सोमैटिक सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें अगर मेजर डिप्रेशन में तो सुसाइडल थॉट्स भी रहती है। ठीक है, और डिप्रेशन के अंदर आपको साइकेट्रिक सिम्टम्स भी देखने मिलेंगे। कैटाटोनिया तो देखने को नहीं मिलेगा, बट कुछ साइकोटिक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डेल्यूजन, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, हेलुसिनेशन, पर से कोई चीज स्टिमुलाई नहीं प्रेजेंट है फिर भी उसको परसीव होती है कि समथिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके न्यूरोट्रांसमीटर की, कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का डिप्रेशन में क्या रोल है। डिप्रेशन में डोपामाइन की कमी हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है कि डोपामाइन में किस डिप्रेशन में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, डोपामाइन की कमी होती है। गाबा की भी कमी हो जाती है। सीरोटोनिन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, गाबा यूजुअली क्या करता है, ब्रेन को शांत रखता है, ब्रेन को काम करता है। अगर ब्रेन को शांत करने वाला ही नहीं है तो ब्रेन कैसा रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। सीरोटोनिन हमने देखा मैनिक एक्टिविटी में बढ़ता है तो डिप्रेशन में कम होता है। डोपामाइन क्या करता है, डिप्रेशन में कम होता है, साथ ही साथ किस में कम होता है, साथ ही साथ ये कम मिलेगा आपको पार्किंसन में। और डोपामाइन किस में बढ़ेगा, तो सिजोफ्रेनिया में। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में जो ड्रग लगती है वो एंटीसाइकोटिक होती है, हमने पढ़ा था, ओलेंजेपाइन, क्लोजापाइन वगैरह। वो डोपामाइन के लेवल को कम करती है। ठीक है, और जब डोपामाइन का लेवल कम होता है तो पार्किंसन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो पार्किंसन अगर हो रहा है डोपामाइन की कमी से, तो अगर यहाँ पे मान लो एंटीसाइकोटिक आपने सही डोज नहीं दी है, ज्यादा डोज चली गई, तो उसका एक सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा पैरामेडल सिम्टम, या पार्किंसन के कुछ सिम्टम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ स्केल्स यूज होती है, स्केल्स भी सवाल आता है कि कौन कौन सी स्केल्स होती है जो डिप्रेशन को मापने में हेल्प करती है। बेक्स इन्वेंट्री स्केल क्या यूज होती है, बेक्स इन्वेंट्री स्केल हो गई, हैमिल्टन स्केल हो गई। ऐसी बेक्स इन्वेंट्री स्केल, हैमिल्टन स्केल, बेक्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है फिर आ जाएगा। बेक्स इन्वेंट्री स्केल किस में यूज होती है, इसमें होती है। न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ये सब हो गया। इसका सिम्टम क्या है, आंसर क्या है इसका, कैटाटोनिया। थैंक यू वेरी मच, आप सबने इतना पूरा सुना है उसके लिए। हो सकता है आपको भविष्य में ये सब काम आए कभी एग्जाम में, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसका आपका बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और आगे के लिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने 81, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है। आई होप आप लोग ये पढ़ के आए और इसका सही आंसर दें, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड क्रैक नर्सिंग क्लासेस।